रोकना पड़े तुम्हें। आज क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। रिपीट करो एक बार। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो जाएगा? इसका शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला, मतलब वर्णमाला। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या पता हो? वर्ण। पीछे हमने पढ़ा था भाषा, और भाषा में दो तरह की भाषा, लिखित और मौखिक। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो ध्वनि या वर्ण। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। पूछेगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम पीछे पढ़कर आए हैं ये कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसमें किसी कोई दिक्कत? कोई नया बच्चा बैठा हो तो उसे भाषा की वे सबसे छोटी से छोटी इकाई जो तुम्हारे मुंह से निकलती है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या होती है? ध्वनि होती है। और उसी ध्वनि को जब हम किसी चिन्ह से व्यक्त कर देते हैं तो वो चिन्ह, ध्वनि के साथ वो चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक, वर्ण के बाद क्या आता है? वर्ण के बाद आता है अक्षर, और अक्षर से किसका निर्माण होता है? शब्द का। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। अगर ऑप्शन मौखिक लिखित में ना हो तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, ध्वनि और वर्ण दोनों। वर्ण क्या था? किसी भी अक्षर को जब आप लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है का, ये का क्या है? अक्षर। जब किसी अक्षर को आप तोड़ते हैं वर्णों में तो हमेशा कितने वर्ण निकल के आएंगे? दो। का, इस पर हलंत लग जाएगी, हलंत का मतलब होगा आधा, और प्लस आ, ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। ठीक, अब ये हमने का को तोड़ा, का पे कोई मात्रा नहीं है, जिसपे कोई मात्रा नहीं है, हलंत लगने के बाद क्या निकल आता है? छोटा वाला आ। और अगर मान लो इस पे कोई मात्रा लगी होती, जैसे लिखा होता के, और इसे तोड़ते तो क्या निकल के आता? का, हलंत लग जाती और ए, क्या निकल के आता? ए। तो जो मात्रा लगी होती है वही वर्ण निकल के आता है लास्ट में। और कोई भी जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर के नहीं उच्चारण, उसका उच्चारण है बिना स्वर के नहीं होता है। तो प्रत्येक जो व्यंजन में क्या होता है? एक स्वर छिपा हुआ होता है, और उसी स्वर को जो हम निकाल देते हैं तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? वर्ण। प्रत्येक अक्षर में कितने वर्ण होंगे? दो। ठीक, अगर मान लो किसी भी मात्रा नहीं लगी है तो छोटा आ निकल के आएगा, जो मात्रा लगी है तो वही स्वर बाद में निकल के आता है। अगर ये लिखा होता का तो इसे तोड़ते क्या आता? का और अनुस्वार, ठीक, अंग जिसे बोलते हैं, इस तरह से निकल के आता। तो जो मात्रा होगी वही आएगा। जैसे लिखा हुआ है के तो हो गया, जैसे कु लिखा हुआ है तो क्या निकल के आएगा? का और ऊ, छोटा वाला ऊ। ये इधर वाले ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। वर्ण से मिलके किसका निर्माण होता है? अक्षर का। या आप ऐसे समझ लो, अक्षर को जब तोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? वर्ण निकल के आता है। स्वतंत्र जो वर्ण होता है व्यंजन, उसके नीचे क्या लगी होती है? हलंत लगी होती है। कभी भी स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ध्यान रखना, स्वर के नीचे कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से क्या होता है? वर्ण होता है। स्वर को आप तोड़ तो सकते हैं, जैसे मान लो दीर्घ स्वर अभी आप पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर को, जैसे बड़ा आ है
तो बड़ा आ को आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ, लेकिन दोनों बड़ा आ भी जैसे ही लिखा हुआ है बड़ा आ, तो इसे आप तोड़ सकते हैं ना, छोटा आ प्लस छोटा आ। अब आप ये नहीं कहेंगे सर इसमें दो वर्ण है, नहीं, ये अपने आप में एक वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। इसका नियम क्या है? इसका नियम ये कि कोई भी स्वर दिया हो आपको, स्वर को आप वर्णों में नहीं तोड़ेंगे, स्वर अपने आप में क्या होता है, एक स्वतंत्र वर्ण होता है। और अगर कोई व्यंजन दिया है तो व्यंजन में हमेशा कितने वर्ण निकल के आएंगे? दो। अगर ये आ लिखा है तो इस आ को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, आ प्लस आ, ये आगे आप सीखेंगे, ठीक। जबकि अगर कहीं का लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते, का और का, समझ गए? अगर का पे डंडा लगा हुआ है तब भी आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, का और का। इसका मतलब ये डबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डबल हो रहा है, ये गलत लिखा है पहली बात तो, ठीक, इधर वाला है ये गलत है, ये टूटा हुआ गलत है। आप क्या पूछ रहे थे? आ अगर इसे तोड़ोगे तो का के नीचे हलंत, जो भी मात्रा लगी वही स्वर निकाल दो बस, समझ आ रहा है बेटा? जो भी स्वर लगा हो वही निकाल दो बस, ठीक है। कौन से वाले में? हाँ, इसमें छोटा आएगा। लेकिन हम ये बता रहे थे इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि ये क्या है, लेखन की दृष्टि से गलत है। और जब तक कोई स्वर नहीं होगा तब तक व्यंजन पूर्ण हो ही नहीं सकता, नियम ही कहता है। अभी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये आ जो आपने तोड़ा उसे ऐसे भी तोड़ सकते हो, उसे ऐसे भी तोड़ सकते हो, इसे आप ऐसे भी तोड़ सकते हो और इसे आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। तो ये अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है नहीं है? जब ये अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है तो ये भी तो अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होगा, क्योंकि वही तो है। और जब ये अपने आप में तो यही ये है, तो ये भी अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होगा। तो स्वर हमेशा अपने आप में स्वतंत्र रूप से एक वर्ण होता है, उसे आप दोबारा से वर्णों में नहीं तोड़ सकते कि हमने ये वर्ण ले लिया इसमें से दो वर्ण निकल आए, ऐसा नहीं कर सकते कि दो वर्ण निकल के चले आए। तो आप इसे ऐसे तोड़ तो सकते हो, छोटा आ प्लस छोटा आ में, लेकिन आप ये नहीं कहोगे ये दो वर्ण है तो दो वर्ण मिलकर ये बना रहे हैं तो ये दो वर्ण हो जाएंगे। ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ण है, ये अपने आप में एक वर्ण है, ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ण है। नहीं ज्यादा अगर समझ में आ रहा है तो इतना समझ लो कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण होते हैं। तो एक प्रकार की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? वर्णों की, ठीक। सबसे पहले वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह है। जब तक वो आपको व्यवस्थित शब्द नहीं लगाएगा तब तक डेफिनेशन क्या होगी? गलत होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने आपको दे दिया कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं तो गलत है। क्या? स्वर भी, हाँ, स्वर अपने आप में अक्षर होगा, स्वर है अपने आप में अक्षर है, स्वतंत्र रूप से अक्षर भी है, वर्ण भी है। जैसे अगर आपने आपको उसने दे दिया कि वर्णमाला जो है वर्णों का समूह है, तो वर्णों का समूह का मतलब ये होगा उसमें पहले हो सकता है इस तरह लिखा हो और नीचे वाली लाइन में जाके उसने ये लिखा हो, तो ये भी तो वर्णों का एक समूह ही तो है। वर्णों का क्या है? एक समूह। लेकिन क्या ये वर्णमाला है? नहीं, क्योंकि वर्णमाला की डेफिनेशन ये कहती है वर्णों का व्यवस्थित क्रम या फिर व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब पहले स्वर आएंगे, स्वर के बाद में क्या आएगा? व्यंजन आएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले व्यंजन लिख दिया है बाद में स्वर लिख रहे हैं। तो इन्हें वर्णों का समूह तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, और व्यवस्थित नहीं है तो आप इसे क्या नहीं बोलेंगे? वर्णमाला। ठीक, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। आपको ऑप्शन में देगा कि वर्णमाला क्या है। ऑप्शन ए वर्णों का समूह, ऑप्शन बी अक्षरों का समूह, ऑप्शन सी स्वर तथा व्यंजनों का समूह, और ऑप्शन डी वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होगा? वर्णमाला होगा। जब तक व्यवस्थित शब्द नहीं लगा होगा तब तक डेफिनेशन क्या रहेगी? इनकम्प्लीट रहेगी, डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के वर्ण होते हैं।
कौन से दो होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है, जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाएंगे? स्वर। और व्यंजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजन कहलाएंगे। तो स्वर ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं और व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? ये स्वरों पर निर्भर होते हैं। व्यंजन का उच्चारण आप बगैर स्वर से नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये अगर उसने लिख दिया क, इसका सही रूप से आप उच्चारण नहीं कर सकते जब तक कि इसके साथ में क्या ना लगा दे, कोई स्वर। कोई स्वर मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तभी जाके किसका निर्माण होगा? व्यंजन का निर्माण होगा। का के साथ में क्या लग गया? एक्स। एक्स मतलब जैसे आप मैथ में समझते हो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ऐसे आपने पढ़ा होगा हेयर एक्स इक्वल टू कुछ भी, छोटा आ बड़ा आ छोटे ई बड़ी ई, इस तरह से। तो हमने हिंदी को किसमें बदल दिया? गणित में। ऐसे आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में। अब एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो? जैसे मान लो केवल एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? आ ई उ वे ए ओ औ अंग और आ। अगर आपको व्यंजन बनाना है तो इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा क्या? एक्स। एक्स मतलब एक्स की जगह आप इनमें से कुछ भी रख सकते हो। कुछ बच्चों के चेहरे की हवाइयां उड़ रही, पता नहीं सर क्या समझ। इसे मिटाओ। ऐसे समझ लो कि व्यंजन इनकम्प्लीट रहेगा कब तक? जब तक कि उसके साथ में क्या नहीं जुड़ा होगा? स्वर। जब स्वर जुड़ जाएगा तभी वो व्यंजन क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो वर्ण प्लस स्वर बराबर क्या हो जाएगा? व्यंजन। किसी भी वर्ण में आप क्या जोड़ेंगे? स्वर, तभी वो क्या बनेगा? व्यंजन बनेगा। वर्ण का मतलब ये नहीं कि वर्ण अगर आपने आ ले लिया, आ वर्ण भी तो है, ये भी ध्यान से सुन लो, और इसमें आपने आ जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा? बड़ा आ, तो ये व्यंजन नहीं बनेगा। मतलब कोई वर्ण स्वतंत्र रूप से है स्वरों के अलावा और उसमें आपने स्वर जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा। या फिर सीधे सीधे इतना ध्यान रख लो कि जो व्यंजनों का उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से होता है और जो व्यंजन है वो स्वरों पर निर्भर होते हैं, जबकि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वर्ण कहलाते हैं। पीछे बताया था कि अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। सार्थक इकाई का मतलब क्या होता है? जिसका कोई क्या होना चाहिए? जिसका कोई अर्थ होता है वही क्या है? सार्थक है। नहीं, सांकेतिक अलग चीज है, सार्थक अलग चीज है। ठीक, सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक हो गया, किसी को संकेत कर रहे हो आप, सिंबल कर रहे हो किसी को। ठीक, जबकि सार्थक का मतलब अर्थ के सहित। सार्थक अर्थ के सहित, सा मतलब सहित, अर्थ मतलब अर्थ के सहित। ठीक, जैसे जीवन निरर्थक है कब तक? बस नौकरी के अलावा कुछ मत सोचना, जब तक कि नौकरी ना लग जाए। नौकरी ही सफलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नौकरी तो बहुत छोटा सा एक हिस्सा होता है जीवन का। नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो उससे अच्छी बात है। सबकी नौकरी थोड़ी ना लग जाती है, या सबकी लग जाती नौकरी? नहीं लग जाती ना। तो ऐसे कैसे सोच लिया एकदम से कि हाँ सार्थक का मतलब ये होगा कि नौकरी लग गई तो सार्थक है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सार्थक का मतलब होता है कि जीवन का कोई शब्द है, जीवन है, उसका अर्थ क्या है? आप अपने उद्देश्य पूर्ति करना चाहते हो जीवन में,
जो भी आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ठीक, टारगेट जिसे कहते हैं, टारगेट हिट करना, जो आप लोग नहीं करते हो। कई बार बताया, आप सुबह उठ के डेली का एक टारगेट बना लो कि आज पूरे दिन में ये करना है, ठीक, आपने लिख दिया आज का लक्ष्य, आज का टारगेट, ठीक, उसमें आपने लिख दिया लक्ष्य बताया था जी, पीछे कोडिंग है क्या, लक्ष्य बोलो कोडिंग है, लक्ष्य बता रहे हैं कोडिंग है। अच्छा, हाँ, तो सुबह उठ के ये भी कोई लक्ष्य है कि तुम्हें कोचिंग जाना है? कोचिंग के अलावा जो तुम्हें पढ़ाई को लेके कह रहे हैं, अब यहाँ केवल आ जाना लक्ष्य थोड़ी है। आपने इधर लिख दिया कि आज संविधान की क्या याद करनी है, अनुसूचियां याद करनी है, मौलिक अधिकार, ठीक, एक तो ये सुबह उठ के ऐसा टारगेट बना दिया। दूसरा क्या करना है, हिंदी में टेस्ट लगाना है, जैसे मान लो ये लिख दिया, ठीक। उसके अलावा तुमने लिख दिया कि मुझे क्या करना है, इतिहास के 2 चैप्टर फिनिश करने हैं, या मान लो इतिहास का एक पार्ट कोई सा फिनिश करना है, ठीक, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास या प्राक ऐतिहासिक काल, कोई का सभी एक पार्ट आपको खत्म करना है। और आपने सोच लिया कि आज मैथ में एक चैप्टर खत्म करना है, और आपने रीजनिंग का एक चैप्टर लिख दिया। आपने पूरे दिन का टारगेट बना दिया सुबह उठ के, ठीक। कभी भी ऐसे मत बांट देना कि सुबह उठ के ये वाला पहले करना, ये वाला बाद में करना, भी अपनी मर्जी के अनुसार करना। हो सकता है कुछ के लिए कम समय है, बीच में तुम्हारे लिए कम समय है, जैसे मान लो 2 घंटे का ही मिला, तो उसमें छोटा वाला जो टारगेट है उसे हिट कर लो। या फिर कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैथ लगानी है, तो तुम्हें लग रहा है कि दिन में घर पे शोर हो रहा है थोड़ा सा, ठीक, बच्चे हैं और लोग भी हैं घर पे, तो तुम्हें लग रहा है मैथ लगाई जा सकती है ना शोर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने अपना यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे, तुमने कहा मैथ या रीजनिंग लगाएंगे, वो टारगेट उस समय। शाम को तुम्हें लग रहा है सब लोग सो जाएंगे, तो पढ़ने में थोड़ी ज्यादा सहूलियत रहेगी सुबह। या सुबह उठ के तुम्हें लग रहा है कि कुछ चीज याद करनी है संविधान का, तो वो सुबह में पूरा तुमने जब किया, ये टारगेट बना लिया लक्ष्य, और शाम को जब तुम सोए, फिर शाम को सोने से पहले आपने इस तरह से और सारे ग्रीन हो जाएं, जैसे टारगेट आता है ना मोबाइल वगैरह में कि सारे टास्क ग्रीन करने हैं, अगर ये सारे टास्क ग्रीन हो गए, सार्थक है आज का दिन। आज का दिन क्या हो गया, सार्थक, मतलब आज का दिन जो तुमने जीवन जिया आज के दिन में, वो कैसा हो गया, सार्थक हो गया। अगला टारगेट अगले दिन सुबह उठ के भगवान का नाम लो, सुबह उठो, टारगेट बनाओ। अगर शाम को भी एक भी अगर रेड रह जाता है, इस तरह से एक भी पूरा नहीं हो, तो उस दिन को निरर्थक में नहीं गए, लेकिन पूर्णता सार्थक नहीं है, ठीक, पूर्ण सार्थक नहीं है। और अगर इसमें से एक भी हिट नहीं हुआ, तो आप क्या कह देंगे, बिल्कुल निरर्थक है, आज के दिन में कुछ नहीं हुआ। तो सार्थक निरर्थक का मतलब ये हुआ कि अगर आप जीवन में करना क्या चाहते हो, उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग आओ, ये सारे के लिए जरूरी है कि कोचिंग आओ, नहीं जरूरी है ना। कि अगर आपका हो गया सिलेबस, आप अच्छी जानकारी तो अपने आप पढ़ सकते हैं। ये मैथ का सवाल लगाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी की हेल्प लो यूट्यूब पे जाके, अगर आपको अच्छे से आता है अपने आप लगाओ। लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए साधन अलग अलग हो सकते हैं, अपने उद्देश्य पूर्ति के साधन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप किताबों से पढ़ रहे हैं। टारगेट क्या है, नौकरी ना, टारगेट क्या बनाया तुमने, नौकरी। इसी तरह जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन का लक्ष्य नौकरी नहीं, जीवन का लक्ष्य इसलिए नहीं क्योंकि आपके जीवन के कुछ उद्देश्य होंगे कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं। नौकरी उसका क्या है, एक साधन। नौकरी उस जीवन जीने को क्या है, एक साधन है। हो सकता है आप इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आप अपनी आर्थिक कंडीशन स्थिति मजबूत करने के लिए नौकरी को साधन बना रहे हो। हो सकता है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम हो, आप पावर चाहते हो, तो आप पावर के हिसाब से नौकरी पाना चाहते हो कि भाई पैसा तो बहुत है, रुतबा नहीं है, ठीक। तो आप चाहते कि वो वाली पावर मुझे मिल जाए। जीवन जीने का मेरा लक्ष्य है कि मैं थोड़ा व्यवस्थित समाज में सही से जीऊं, सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए। अगर पैसा नहीं है तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। अगर मान लो नौकरी नहीं है आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप कुछ अच्छा करना चाहते समाज के लिए, तो हो सकता है आपको लग रहा है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो समाज के लिए इतना बेहतर नहीं कर सकता जितना मैं बगैर नौकरी की कर सकता हूं, तो आप नौकरी मत करो। तब भी तो जीवन कैसा होगा, सार्थक। तो जीवन सार्थक होने का मतलब ये हुआ कि आपने जो सोचा है कि मैं यहां तक जाना चाहता हूं जीवन में, और वहां तक अगर तुम पहुंच गए तो जीवन क्या है, सार्थक है। ये नहीं कि नौकरी मतलब जीवन सार्थक क्या है, बोले नौकरी। नौकरी क्या है, एक साधन है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए।
जो जीवन में तुमने टारगेट बनाए हैं उन टारगेट की पूर्ति करने के लिए आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो हो सकता है, आप सामाजिक रूप से कमजोर हैं तो वो आपका एक साधन हो सकता है उन लक्ष्य की पूर्ति के लिए। समझ में आ गया? तो जीवन सार्थक का मतलब ये नहीं है कि नौकरी नहीं लगी तो जीवन सार्थक नहीं है, निरर्थक है। ये हो सकता है कम सार्थक है, ज्यादा सार्थक है, ऐसा हो सकता है। ठीक, हो सकता है नौकरी ना लगे और आप किसी बड़े फील्ड में चले जाओ, वहां बहुत बड़ा कर दो, बाद में हंसो इस चीज को लेके, मैं किसके लिए परेशान हो रहा था। ऐसे भी जीवन में पड़ाव आते हैं जिन चीजों को तुम कभी बहुत ज्यादा परेशान होते हो कि नहीं तेरे बिन ये दुनिया हवा ऋतु क्या करें, ऐसे गाने होते हैं। ऐसा होता है नहीं, गाने हैं कोई सा, तेरे बिन ये ऋतु ये हवा क्या करें, ऐसा कोई गाना है कि मतलब अब कभी कह रहा है कि तेरे बिन इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब क्या हो गया, समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, सूना सूना है जहां अब जाऊं मैं कहां, ये वाला ना। ऐसा नहीं है जीवन में कि किसी के चले जाने से जीवन क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। खैर इधर ध्यान दो। तो सार्थक क्या है, सबसे छोटा सार्थक जो इकाई है वो क्या है, शब्द, जिसका क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अक्षर और वर्ण क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द क्या होता है, सार्थक इकाई होती है। ठीक, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई अर्थ होता है उसी को क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन समझ में आ गए, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होगा स्वरों का, और जो स्वरों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर। अगर आपसे पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या, अब इसमें क्या होगा, वो कंडीशन लगा के क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो पूछे स्वरों की संख्या शुद्ध रूप से कितनी होती है, 10, या पूछे उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, 10, तो उच्चारण के आधार पर या शुद्ध रूप से स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। वो 10 स्वर कौन कौन से होंगे, कौन से इसमें शामिल नहीं होंगे, तो आ, हाँ सॉरी इसमें रेर नहीं होगा, ये कितने हो गए, 10। ये 10 जो शुद्ध स्वर होते हैं ये कैसे स्वर हैं, शुद्ध स्वर हैं। ठीक, अब इसमें अशुद्ध स्वर कितने हैं, मतलब इसके अलावा 2, एक तो ऋ, अंग और आहा। ऋ क्यों अशुद्ध है, क्योंकि जब ऋ बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ऋ, ऐसे तो बोलते हैं ऋ, ऐसे बोलते हैं ना उच्चारण इसका। डेफिनेशन क्या कहती है स्वर की, कि स्वर हमेशा कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, छोटाई का भी हो रहा है, फिर व्यंजन का भी हो रहा है। तो इसलिए कैसा माना जाता है, उच्चारण की दृष्टि से ये गलत है। ठीक, दूसरा, ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, छुट्टन और बड्डन, ये बड़े शरारती हैं, कभी कूद कर इधर बैठ जाते हैं, कभी कूद कर उधर बैठ जाते हैं। इन्हें हमने नाम रख दिया है अयोग वहा। ये बह गए हैं, ये कहीं के नहीं रहे, ना खुदा ही मिला ना बिचारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो वाली स्थिति है इनकी। हाँ, ना घर के ना घाट के। इन्हें ना तो शुद्ध रूप से स्वर माना जाता है, ना ही शुद्ध रूप से व्यंजन माना जाता है। क्यों, इसमें एक शब्द लिखा है अयोग बहा। अयोग बहा का मतलब होता है आके योग को वहन करने वाला। वहन करने वाला का मतलब क्या हुआ, धारण करने वाला। ये दोनों किसके योग से बने हैं, आ के योग से, क्योंकि आ में हमने क्या लगा दिया है, बिंदी, तो क्या बन गया, आ में हमने क्या लगा दिया, विसर्ग, तो क्या बन गया, आ। ये दोनों किससे बने हैं, आ से, इसलिए दोनों शुद्ध नहीं है। तो ये 3 जो है ये अशुद्ध माने जाते हैं, ऋ, अंग और आह। तो शुद्ध स्वरों की संख्या 10। फिर वो आपसे पूछेगा
कुल स्वरों की संख्या या फिर लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो 10 और +3 ये वाले हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 13। अगर वो आपसे केवल क्वेश्चन में पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितनी बताएंगे? 11। स्वरों की संख्या कितनी बताएंगे? 11। अब इस 11 में क्या होगा? 10 और प्लस रे कितने हो जाएंगे? इसमें अंग और आहा नहीं गिने जाएंगे। ठीक, दोबारा से देख लो। अगर पूछे स्वरों की संख्या, इतनी तेज बोलो कि इसमें आवाज आ जाए। ठीक है, तुम्हारी तरफ करते हैं। हाँ, ये पूछ रहे थे, अगर वो आपसे पूछ रहा है स्वरों की संख्या 11, शुद्ध स्वरों की संख्या और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, कुल या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, कोई डाउट इसमें होगा? ठीक, समझ में आ गया? मतलब वो क्वेश्चन में घुमाएगा कैसे, जी समझ में आ गया? ठीक। ये विजय बहुत परेशान थे, नहीं आवाज नहीं जा रही थी, आज पहुंच गई। क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो हमारी ही आवाज कैच करेगा। बहुत मानता है ये माइक, हमारी इतना मानता है माइक, कहते तुम्हारे कान पे भी कुछ बोलता रहेगा तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। एकाग्रता देख रहे हो इसकी? इसे कहते एक चित्त। जैसे पुराने जहां संत होते थे, संत कैसे रहते थे? एक चित्त। एक चित्त का मतलब है कि सर्प निकल के जा रहा है, ठीक, कुत्ता भौंक रहा है, सियार बोल रहा है पास में, उनकी सेहत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। आपने ऐसे ऐसे संतों के बारे में सुना होगा जिनके शरीर पे दीमक ने वावी बना ली थी। पता है ऐसा? पढ़ा जरूर होगा। आप इतने एकाग्रचित्त हो, अभी बाहर गाना बज रहा हो तो तुरंत बताओगे, हंसने लगोगे उसे सुन के। लेकिन ये माइक देखो कितना एकाग्रचित्त है, आप कितना भी बोलो आपकी बात को नहीं सुनता। किसकी बात को सुनेगा? हमारी बात को। और तब तक सुनेगा जब तक कि हम इसे परमिशन ना देंगे। अभी परमिशन दी, अब आपकी बात इसने सुन ली। ठीक, इतना ही एकाग्रचित्त रहना जीवन में पढ़ाई के प्रति। तो ये तो क्वेश्चन हो गया किसके आधार पे? संख्या के आधार पे। अगर आपसे पूछे, बहुत बहुत डाउट रहता है यहां से कि 11 लगाएं, 13 लगाएं, 10 लगाएं। आज क्लियर हो गए सब? अगर वो कुछ कंडीशन नहीं लगाए, केवल आपसे स्वर पूछ रहा है तो कितने लगा देने हैं? 11। शुद्ध उच्चारण पूछ रहा है तो 10 लगा देने हैं, और कुल या लेखन के आधार पे तो 13। पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, क्योंकि 3 अशुद्ध है, अशुद्ध है लेकिन लिखे तो जाएंगे, तो लिखे जाएंगे तो लेखन के आधार पे काउंट भी किए जाएंगे। फिर जब लेखन के आधार पे काउंट किए जाएंगे तो कुल में भी काउंट किए जाएंगे। ठीक, शुद्ध में है नहीं तो शुद्ध में केवल 10 काउंट किए जाएंगे। उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है तो इसलिए उच्चारण में भी कितने काउंट किए जाएंगे? 10। कोई कंडीशन नहीं लगा के देता है तो ऋण स्वर तो है लेकिन अंग और आहा स्वर नहीं है। ठीक, अंग आहा स्वर नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, तो केवल स्वर पूछ रहा है तो इसलिए हम कितने बता देते हैं? 11। अब हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण बहुत जरूरी है। Y1 गेट 1 फ्री शुरू हो गया। यहां से आप एक पढ़ो, एक क्या मिलेगा आपको? फ्री मिलेगा। ये ऑफर चल रहा है भाई, जैसे आपको यहां मिल रहा है ना ऑफर। ठीक है, आप जीएस की क्लास पढ़ो, हिंदी की क्लास क्या मिलेगी? फ्री। लेकिन ये तो उनके लिए भी जो नहीं पढ़ेंगे वो भी फ्री पढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से आप याद रखना थोड़ा सा कठिन है, तभी याद रख सकते हो जब आप उसकी बेसिक आपको पता होगा। तो बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए वो किस आधार पे पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? ये मिटा के ऊपर से ही लिखना प्रारंभ करेंगे जिससे आ जाए इस पे बोर्ड पर, लेकिन मुश्किल है आना। लेकिन हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। एक दिन बोर्ड चेंज हो जाएगा। एक बच्चे का कमेंट था वीडियो में, बहुत अच्छा लगा कमेंट की, एक दिन हमारे सर का भी क्या होगा? डिजिटल बोर्ड होगा। कमेंट का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बच्चे का नाम नहीं लिखा है, यूपीएससी करके कुछ है। क्या नाम? और बहुत बढ़िया बोल देंगे। ठीक, वो बता देना बाद में। लेकिन उस बच्चे ने अपना नाम मेंशन नहीं किया, उसके चैनल का वो नाम होता है ना यूट्यूब पे,
यूपीएससी मोटिवेशन करके कुछ है, तो उसने लिखा है, बड़ा अच्छा लगा कि एक दिन हमारे सर का भी क्या होगा, डिजिटल बोर्ड होगा ना, होगा। सबसे पहले किसके आधार पे, उच्चारण काल के आधार पर। लेकिन आपको बता दिया कि ऑफलाइन पढ़ाना आसान है, केवल ऑनलाइन पढ़ाना आसान है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाना थोड़ा सा क्या है, टफ है। आप देखो ज्यादा बहुत कम टीचर मिलेंगे जो रिकॉर्ड क्लास कर रहे होंगे ऑफलाइन बेस से, बहुत कम, गिने चुने कुछ टीचर आपको मिलेंगे जो ऑफलाइन बेस से क्लास रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा हर तरह का डाउट करता है और सॉल्व भी करना पड़ता है, क्योंकि ये वो चीजें क्या जा रही होती है, ऑनलाइन जा रही होती है। ऑनलाइन में टीचर क्या करता है, सर से चला जाता है, स्लाइड यहाँ पे करना पड़ता है, चेंज लिखा हुआ होता है ना सब। और उससे भी कठिन है कि अगर व्हाइट बोर्ड पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे तो, कि वो सारी चीजें आपको क्या करना है, नोट करके बतानी है। यहाँ कुछ तो लिखा हुआ नहीं, स्लाइड तो आनी जा रही, पढ़ते हुए चले जाओ ऐसे। तो थोड़ी सी चीजें कठिन है, लेकिन हम डरने वाले हैं क्या, नहीं ना। कठिन कुछ नहीं हमारे लिए। उच्चारण काल के आधार पे कितने प्रकार का, 3 प्रकार के स्वर होते हैं उच्चारण काल के आधार पर। काल का मतलब क्या है, समय, टाइम, अपना टाइम आएगा। ठीक, आगे वाली लाइन मत बोलना, अपना टाइम आएगा, उससे आगे वाली लाइन कोई नहीं बोलेगा। ठीक, ये लाइन तो सही लगती है, अपना टाइम आएगा, उसके बाद आगे वाली लाइन सही नहीं है। उच्चारण काल, काल का मतलब होता है समय। आप किसी भी स्वर को बोलने में कितना समय ले रहे हो, उसे क्या कहेंगे हम, उच्चारण का काल, उच्चारण का समय। उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के हैं, बहुत कम समय, थोड़ा ज्यादा समय, बहुत ज्यादा समय। ठीक, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लो, कम समय, थोड़ा मीडियम, मतलब सही बोल रहे हो, ना कम ना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा समय। ठीक, तो 3 प्रकार कौन से हो जाएंगे। एक तो होता है इसमें हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है विलुप्त स्वर। हास्य स्वर को दूसरा नाम भी है क्या, विलुप्त। विलुप्त है, इसे सही कर लो नोट्स में, उसके आगे पा बना लो, लुप्त लिख दिया उसने। ठीक, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हास्य स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में, इन्हें एक दूसरा नाम भी है इनका, गुरु मात्रिक, सॉरी लघु मात्रिक या फिर एक मात्रिक। अब इसके 3 नाम हो जाएंगे, हास्य स्वर या फिर लघु मात्रिक स्वर या एक मात्रिक स्वर। कौन सी, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, या जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वो कौन से कहलाते हैं, हास्य स्वर कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं हास्य स्वर, ये आपके कौन से हो जाएंगे, हास्य स्वर हो जाएंगे, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। फिर आपसे कहेगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है गुरु मात्रिक या फिर द्विमात्रिक। नोट्स में लिखा है, नहीं लिखा है तो ऐड कर लेना। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गुरु मात्रिक या द्विमात्रिक। इनके उच्चारण में अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है, कौन से कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और दीर्घ स्वर में कौन से आ जाएंगे, इनके बड़े भाई। इसका बड़ा भाई कौन सा है, इसकी बड़ी है, इसका बड़ा भाई, इसका तो कोई है नहीं, बेचारा है। ठीक, इसके पड़ोसी हैं, वाह, इसका काम कौन करेगा, पड़ोसी इसकी सहायता करेंगे। इसके पड़ोसी कौन है, ए, आई, ओ, कहीं कहीं से छोटी ए बड़ी ए बोलते हैं, अगर किसी के यहाँ बोलते हो तो। ठीक, इसमें दीर्घ वाले में वो और नहीं लिखा तो ऐड कर लो, हम किस लिए, इसीलिए तो है। इसमें दीर्घ वाले में बड़ा वो भी लिख लो,
ठीक, ये कौन से हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में इनसे कितना समय लगेगा, 2 गुना। अब सारे स्वर तो यही सिमट गए, इधर को कुछ नहीं बचा प्लुप्त में। प्लुप्त जैसा कोई स्वर होता ही नहीं है, प्लुप्त जैसा कोई भी स्वर नहीं होता है। इसका प्रयोग कब होता है, जब गाना वगैरह गाया जाता है तो अलाप जब लेते हैं, अलाप जानते हो, राहा बनाते हैं, कभी सांस खींचते हुए चला जाता है, एकदम से सारी सृष्टि एकदम से रुक जाती है। वाह क्या गाना गा दिया है, आपने सुना होगा इस तरह से। एक वो पाकिस्तानी सिंगर है, क्या नाम उसका, राहत फतेह अली खान, ठीक, वो आलाप लेता बहुत लंबे लंबे। कौन सा, तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी, ये उसी का है। और कौन सा, ओ मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। वाह वाह वाह। अब जाके सुनना उसे, सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आलाप क्या होता है। अब हम गा के तो नहीं सुना सकते, गाएंगे तो आप लोग भाग जाएंगे, इतना बेसुरा गाते हैं कि अगर कहीं कह रहे सुना दो, कहीं अगर गा दिया ना महफिल में, वो एक चुटकुला सुना है आपने, तंबूर वाले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राग मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो वही स्थिति है कि हम अगर गाएंगे तो क्लास क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आवाज समझ में आ गया, जब खींचते हैं आवाज को काफी देर तक, तो कोई भी स्वर, जैसे लिखा हुआ है रा, तो रा को खींचते हुए कीर्तन करते हैं, राधे तो बहुत देर तक मतलब खींचते रहते हैं, और लास्ट में जाके धे बोलेंगे इस तरह से। यही क्या है, यही आलाप कहलाता है। ठीक, तो इसका प्लुप्त स्वर का प्रयोग किसमें होता है, आलाप में होता है। और ये जो कहलाती है, कहलाती दीर्घ मात्रा, जो आपने छंदों में पढ़ी होगी। ये क्या कहलाता है, दीर्घ चिन्ह या दीर्घ मात्रा कहलाती है। ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि जो स्वर है उसे खींच के बोला जाए। और अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इससे दोगुना समय में बोलना है। ठीक, और अगर इस तरह से डैश करके लिखा है तो मतलब जितना खींच सकते हो उतना खींच के, जब तुम्हें लग रहा है लास्ट में नहीं रुक रही सांस, तो क्या बोलोगे फिर धे, बीच में क्या होता है, डॉट 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 होता है। ठीक, तो स्वरों का एक प्रकार का वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पर, मतलब किसी स्वर को बोलने में हम कितना समय ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है, उच्चारण काल। और उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा के बराबर समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा के बराबर समय, और प्लुप्त स्वर में ह्रस्व से दीर्घ से भी कई ज्यादा गुना समय लगता है, तो उसे क्या कहते थे हम, प्लुप्त स्वर कह देते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, तो यहीं तक रखो, बाकी आगे कल डिस्कस करेंगे।